अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको टॉप लिसन फॉर यू में सबसे पहले तो आपको टॉप लिसन फॉर यू में खुशामदीद कहते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ सर उर्दू में कोई लेक्चर रिकॉर्ड करें। सो उन लोगों की रिक्वेस्ट पर आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक रिलेटेड है रिस्पायरेशन, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो ये टॉपिक रिलेटेड है रिस्पायरेशन के बारे में। रिस्पायरेशन क्या है हम देखेंगे, फुल डिटेल के साथ हम इसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो ये अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन की मदद से एनर्जी हासिल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान डेफिनेशन मैंने की। रिस्पायरेशन एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम हमारे जिस्म के सेल्स ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट मी डिफाइन इट। मैं इसकी डिफिनेशन करता हूँ कुछ इस तरह के, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। समझ गए? रिस्पायरेशन क्या है? 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक ये कि हम ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और इससे हम एनर्जी रिलीज करते हैं। इन तीनों बातों को मिलाकर जब हम एक बहुत बड़ा जुमला लिखेंगे तो इससे साबित होगा कि रिस्पायरेशन क्या है। समझ गए? What is respiration? Once again, the breakdown of organic food for the release of energy is called respiration. मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये ऑर्गेनिक फूड हमें सबसे ज़्यादा कौन देते हैं, किस तरह ये ऑर्गेनिक फूड तैयार होते हैं और कौन से ऑर्गेनिक फूड होते हैं जिसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलता है और किस फॉर्म में एनर्जी मिलता है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट मी फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको उन ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में बताता हूं जो हमें एनर्जी देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ऑर्गेनिक फूड में कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स ये वो मॉलिक्यूल्स है जो हमें सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन्स होते हैं, फिर लिपिड्स होते हैं, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह। सो ये ऑर्गेनिक फूड, इन सब में से सबसे ज़्यादा जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे ज़्यादा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जिनको हमारे जिस्म के सेल्स ब्रेक डाउन करके एनर्जी देते हैं, वो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं। ठीक है, सो ये कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ बनते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स दुनिया में पहले हुए हैं, प्रोड्यूसर्स, और ये प्रोड्यूसर्स वो जानदार हैं जो सारे दुनिया के दूसरे जानदारों के लिए खुराक तैयार करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं। ठीक है, सो किस तरह, और प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल में दोस्तों प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स जो है ये प्रोड्यूसर्स हैं, सब जानदारों के लिए फूड तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक फूड। किस फॉर्म में दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। ठीक है, किस तरह? इनके जिस्म में एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, इस फोटोसिंथेसिस के जरिए ये प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स
कुछ ऑर्गेनिक फूड्स तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, किस तरह होता है? फोटो का मतलब होता है सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है दोस्तों प्रिपरेशन। ठीक है, सो इन दोनों अल्फाज का मतलब है कि सनलाइट की मौजूदगी में प्रोड्यूसर्स कुछ प्रिपरेशंस करते हैं, कुछ चीजें बनाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, और उन ऑर्गेनिक फूड को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, सो क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स सनलाइट की मौजूदगी में कुछ अहम प्रोसेसेस के बाद ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। किस तरह होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, चलो मैं इस तरह लिखता हूं, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स पानी के एक साथ मिलकर सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है कि बॉन्ड्स बनते हैं और टूटते हैं। क्या चीज बनाता है? C6H12O6 प्लस 6O2। समझ गए? इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स के वाटर के साथ सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल के अंदर कुछ बॉन्ड्स बनते हैं, कुछ बॉन्ड्स जो है वो टूट जाते हैं। क्या बनता है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है दोस्तों। ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिससे हमें एनर्जी मिलता है। ऑर्गेनिक फूड जिसे हम कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ रॉ सब्सटेंसेस, रॉ मटेरियल्स का भी एक्सट्रैक्शन होता है, तो उसके बारे में हम नहीं जाते हैं। अभी मैं फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा रहा। हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो इस रेस्पिरेशन के लिए जो चाहिए वो दोस्तों फोटोसिंथेसिस में तैयार होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में जिस चीज की ब्रेकडाउन होती है, मैंने यहां लिखा है ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। सो ये ऑर्गेनिक फूड तैयार होता कहां पर है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तैयार होता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? इस ऑर्गेनिक फूड को यहां पर हम ब्रेकडाउन करके इससे एनर्जी रिलीज करेंगे। सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, राइट। सो आई होप कि आपने इस बात को समझ लिया होगा कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस में ये ऑर्गेनिक फूड बनता है। और ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है दोस्तों, इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इसी ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है, यानी इसके छोटे छोटे टुकड़े होकर इसके बॉन्ड्स में मौजूद एनर्जी जो होती है वो रिलीज होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, राइट। सो किस तरह ये जो कार्बोहाइड्रेट्स या ये जो ऑर्गेनिक फूड है, किस तरह ब्रेकडाउन इसकी होती है दोस्तों? इस ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन 2 तरीकों से होती है। राइट, मैं यहां लिखूंगा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बाद में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा इस प्रोसेस का इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूं। रेस्पिरेशन कितने टाइप के हैं, यानी रेस्पिरेशन से मुराद ये है कि ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन किस तरीके से होती है। दोस्तों, मैंने पहले कहा आपसे कि रेस्पिरेशन जो है 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, जब मैं रिएक्शन लिखूंगा तो उसमें जो अहम बात है उससे हम रेस्पिरेशन के टाइप्स को आपको समझाएंगे। ठीक है, सो क्या होता है कि हम करेंगे ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन। यही ऑर्गेनिक फूड यह फोटोसिंथेसिस में बनी और उसे हम यहां ले आकर C6H12O6 जिसे हम
ग्लूकोज भी कहते हैं। ग्लूकोज हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, इसे तोड़ेंगे और इससे हम एनर्जी हासिल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर ग्लूकोज है और ये जो रिएक्टेंट है इससे हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इससे बनाएंगे हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, और से देखिए प्लस एक प्रोसेस में बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, क्लियर, और साथ में एनर्जी भी बनती है, साथ में एनर्जी भी बनती है। समझ गए, मैंने कहा था कि हम इस ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक करके एनर्जी हासिल करेंगे, तो ये हमने किया, पर रिएक्शन के फॉर्म में मैं समझा रहा हूं। ठीक है, एक तरह की ब्रेकडाउन ये हुई, दिस इज द फर्स्ट टाइप। अब दूसरी ब्रेकडाउन कैसी होती है, लुक केयरफुली एंड फील द डिफरेंस बिटवीन C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, क्या करेंगे कि इस ऑर्गेनिक फूड को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को फर्क समझ में आया होगा कि यहां पर जो ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन हुई इसमें ऑक्सीजन की कोई जिक्र नहीं की मैंने। अब नीचे जो मैं ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक कर रहा हूं तो साथ में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस, फिर वही बात, एनर्जी बनेगी। ठीक है, सो इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहां पर जो ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन हुई वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और ऊपर जो इस ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई तो यहां पर कोई ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इस ऑक्सीजन को हम एयर भी कहते हैं। जिस रिस्पायरेशन में, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, जिस रिस्पायरेशन में हवा का इस्तेमाल ना हो, ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना हो, इस तरह की रिस्पायरेशन यानी इस तरह के ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड को हम कहेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, क्लियर, समझ गए। क्या होता है कि यहां पर इस पहले रिएक्शन में हमने ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक किया लेकिन कोई ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हुआ, कोई ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुआ। सो एन का मतलब होता है विदाउट, एरो का मतलब होता है एयर। एक ऐसी रिस्पायरेशन, ऑर्गेनिक फूड की ऐसी ब्रेकडाउन जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल ना हो, इस तरह के ब्रेकडाउन को हम कहते हैं एनएरोबिक ब्रेकडाउन और या एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है दोस्तों, नीचे आ जाइए, इस रिएक्शन को गौर से देखिए। यहां पे हमने ऑर्गेनिक फूड और ऑक्सीजन को एज अ रिएक्टेंट लिया है। यहां पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी इस ऑर्गेनिक फूड से, तो मेरे ख्याल से ऑक्सीजन जो है एयर है, तो एयर इस्तेमाल हो रहा है। सो इस तरह के रेस्पायरेशन को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है दोस्तों, एरोबिक रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन होता है जिसमें ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन होता है जिसमें ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन तो होती है लेकिन कोई ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता। तो इस तरह के ब्रेकडाउन को या इस तरह की रेस्पायरेशन को हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो दोस्तों, रेस्पायरेशन क्या था, हमने कहा था कि ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है किस लिए, रिलीज ऑफ एनर्जी के लिए। अब अगर आप इधर देखिए, मैंने इसी ऑर्गेनिक फूड को इस्तेमाल किया है, यहाँ पे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की है, और यहां पर भी मैंने इसी ऑर्गेनिक फूड को इस्तेमाल करके एनर्जी एक्सट्रैक्ट की है, लेकिन दो तरीकों से।
पहले तरीके में हमने कोई हवा या कोई ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं की, तो इस तरह की रिस्पायरेशन को हम कहेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। और दूसरे रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरह की रिस्पायरेशन को हम कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। अब बात यह है कौन से सेल्स हैं जिनमें ये रिएक्शन होता है और कौन से सेल्स हैं जिनमें ये होता है, ठीक है। तो दोस्तों जब किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद ना हो, नो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जब किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद ना हो तो उस सेल में जो रिस्पायरेशन होगी वो एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी, ठीक है। और जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हो, माइटोकॉन्ड्रिया, उस सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होगी वो होगी एरोबिक रिस्पायरेशन। कुछ एक्सेप्शंस है दोस्तों, कोई बात नहीं। अगर इस तरह के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया हो लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ी सी इंजरी हुई हो, फिर भी एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इंजर्ड है, राइट। तो फिर कौन सी रिस्पायरेशन होगी? एनारोबिक होगी। लेकिन वो तो एक्सेप्शन केस है कि माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थी है, कोई नुकसान नहीं है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनल होगी। और जब माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनल होगी तो क्या करेगी? माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन में हेल्प करेगी। सो जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थी मौजूद हो, उस सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होगी और रिस्पायरेशन एरोबिक होगी, ठीक है। और जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो उस तरह के सेल में जो रिस्पायरेशन होगी उस रिस्पायरेशन को हम कहेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब हमारे जिस्म में कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है? दोस्तों हमारे आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। सो इस रेड ब्लड सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होती है उसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक और बात, यहां पे मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको समझाना चाहता हूं डायग्राम के जरिए कि यहाँ पर जो एनर्जी बनती है वो इस तरह की होती है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम इस तरह का डायग्राम पेश करते हैं और यहाँ पर जो एनर्जी पैदा होती है वो कुछ इस तरह की होती है। गौर से देख के आपको समझ में आ जाएगी और अब मैं समझाऊंगा कि इस डायग्राम का मतलब क्या है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एनर्जी बनी वो थोड़ी कम है और यहाँ पर जो एनर्जी बनी वो थोड़ी एफिशिएंट है, ज्यादा है। सो मेरे ख्याल से एरोबिक रिस्पायरेशन में जो एनर्जी बनेगी वो ज्यादा होगी एनारोबिक रिस्पायरेशन से, ठीक है। जब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ब्रेक डाउन करेगी तो ये जो एनर्जी बनाएगी ये थोड़ी कम होगी, कम एनर्जी होगी, तकरीबन 2 एटीपी एनर्जी बनती है। और जब ऑर्गेनिक फूड ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करती है तो जो एनर्जी बनती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से एरोबिक रिस्पायरेशन एनारोबिक रिस्पायरेशन से ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? लेट्स रिपीट, व्हाट इज रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। अब ये रिस्पायरेशन 2 तरह की होती है। एक एरोबिक होता है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, जो मोर एफिशिएंट है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये कौन से सेल्स में होते हैं? जिन सेल्स में फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत क्या होती है तो इस नेक्स्ट डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करती है ज्यादा एनर्जी बनाने में, ठीक है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी कम है। अब नीचे जिस रिएक्शन में एयर इस्तेमाल हो रहा है जिसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी किस लिए जरूरी होती है? क्यों माइटोकॉन्ड्रिया जब मौजूद हो तो एनर्जी ज्यादा बनती है, ठीक है। तो चलिए एक दूसरे डायग्राम से आपको समझाते हैं।
दोस्तों हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक फूड को गौर से देखें। ऑर्गेनिक फूड जिसे हम C6H12O6 कहते हैं, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके मल्टीपल स्टेप्स से, और इन सारे स्टेप्स को मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा पूरे डिटेल से। इस ऑर्गेनिक फूड यानी इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम मल्टीपल स्टेप्स के जरिए ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है, इस दौरान दोस्तों, इस दौरान कुछ एटीपीज बनते हैं और साथ में कुछ एनर्जी रिच एंजाइम्स बनते हैं। इन एंजाइम्स को हम कहेंगे NADH। और से देखिए दोस्तों, अभी मैंने प्रोसेस पूरा नहीं लिखा है, मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह रिस्पायरेशन होती है। ठीक है, देखिए गौर से, हमने एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल ली है, हम क्या करने जा रहे हैं, इसको ब्रेक करके एनर्जी हासिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मल्टीपल स्टेप्स के बाद हमने ग्लूकोज से क्या बनाया, मैं अभी यहां लिख देता हूं कि ग्लूकोज मल्टी स्टेप से पास होकर क्या बनाएगा, पायरुवेट बनेगा। अब पायरुवेट कैसे बनता है फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश करें। ठीक है, इस पायरुवेट को दोस्तों हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं, पायरुविक एसिड। ठीक है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दोस्तों दो पायरुवेट्स बनेंगे या दो पायरुविक एसिड बनेंगे, एक ही बात है। इस दौरान जब ग्लूकोज स्टार्ट होके पायरुवेट बनाएगा, इस दौरान एटीपी और NADH एंजाइम्स बनेंगे और एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने बनेंगे, इंशाल्लाह जब हम ग्लाइकोलाइसिस को एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, इस प्रोसेस को दोस्तों जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम दोस्तों कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। What is glycolysis? The breakdown of one molecule of glucose into two pyruvic acids. This process is called glycolysis. और ये कहां पर होती है, ये होती है दोस्तों साइटोप्लाज्म में, होती है। ठीक है, बहुत आसान बात है। क्या होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मल्टीपल स्टेप्स से पास होकर कुछ एनर्जी रिच एंजाइम्स बनाएंगे और एटीपीज रिलीज करेंगे। ठीक है, किस तरह करेंगे बाद में समझने की कोशिश करेंगे। आखिर में इस ग्लूकोज से जो बनते हैं उसे हम पायरुवेट या पायरुविक एसिड कहते हैं। इस प्रोसेस में जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग या टूट जाना। ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू टू पायरुविक एसिड्स। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब अगर दोस्तों गौर से देखें, यहां पर अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी न हुई, बात है यहां पर अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी न हुई तो मैं यहां पे एक क्रॉस डालने जा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर दोस्तों ग्लूकोज से पायरुवेट बना और ऑक्सीजन मौजूद न था तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन मौजूद न था तो इस पायरुवेट से बनेगा, क्या बनेगा, मैंने आपको यहां पे लिखा है, क्या है, लैक्टिक एसिड। इट्स सो सिंपल, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगर फिर बताता हूं, अगर ग्लूकोज टूट गया दो पायरुवेट्स में और उसे ऑक्सीजन रास्ते में न मिला तो ये पायरुवेट कन्वर्ट होंगे लैक्टिक एसिड में और साथ में इसने एटीपी यानी एनर्जी बना दिया। ठीक है, इस तरह के रिस्पायरेशन को या इस तरह के ब्रेक फूड को मैंने यहां
पे लिखा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। दूसरी बात और से देखें, दूसरी बात, चलो मैं इसे इस तरफ ले आता हूं। क्या होगा कि ये कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दूसरी तरह से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। क्या होता है कि C6H12O6 एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। इसे हम मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू ब्रेक करके दो पायरुवेट्स बनाएंगे। वही प्रोसेस यहां पर भी होता है दोस्तों, दो पायरुवेट्स बनाएंगे। और इस दौरान दोस्तों आपको पता है कि एटीपी भी रिलीज होगा। कितना होगा दोस्तों, अभी इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मैं इस यहाँ को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, और इसी दौरान क्या रिलीज हो रहे हैं, NADH। वेरी गुड। अब अगर रास्ते में ऑक्सीजन ने साथ दिया, अगर रास्ते में ऑक्सीजन मौजूद था, यहां पे मैंने क्रॉस लगाया है कि मौजूद नहीं है, यहां पे मैं टिक कर रहा हूं कि ठीक है ऑक्सीजन रास्ते में मिल गया और उसने साथ दिया और साथ जाने का वादा किया, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा दोस्तों कि ये पायरुवेट या ये पायरुविक एसिड जाएगा और दिस इज और माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है दोस्तों, मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट कंटेन्स एंजाइम्स एंड व्हाटएवर एल्स। ये पायरुवेट फिर क्या करेंगे, फिर जाके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फर्दर जो रिएक्शंस है उसे कैरी करेंगे, और इन रिएक्शंस को हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल। ठीक है दोस्तों, क्रेब्स साइकिल, इसे भी हम इंशाल्लाह गौर से पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। क्या हुआ कि ग्लूकोज से पायरुवेट बने, दो पायरुवेट्स, और ये पायरुवेट्स फिर अगर ऑक्सीजन मौजूद हुई तो ये पायरुवेट्स एंटर हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, फिर आखिर में वाटर बनेगा, और साथ साथ में आपको पता है कि एनर्जी तो बनता ही रहेगा। राइट, नेक्स्ट लुक केयरफुली। इसी दौरान दोस्तों, इसी दौरान मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप थोड़ा जूम करें। यहाँ पे दोस्तों एटीपी भी बनेगी। ठीक है, इस दौरान यानी क्रिब्स साइकिल के दौरान एटीपी भी बनते रहेंगे, साथ साथ में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती रहेगी। ठीक है, साथ में दोस्तों कुछ एनर्जी रिच और एंजाइम्स भी बनेंगे, जिसे हम NADH कहेंगे। इंशाल्लाह हम इसे गौर से पढ़ेंगे। साथ में दोस्तों सर कुछ एंजाइम्स FADH2 के शक्ल में होंगे, FADH2 भी रिलीज होगी। ठीक है जी, राइट। हमने क्या पढ़ा कि इस क्रिब्स साइकिल के दौरान ATP बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, FADH2 और NADH साथ साथ में बनते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सोचे हमने क्या किया कि पायरुवेट्स को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ले आए, और यहाँ पे हमने इससे ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, NADH2 और FADH2 बनाए। ठीक है, अब ये तो चलो बन गए, इनका क्या होगा? ये जो एंजाइम्स बने हैं हमारे साथ, इनका क्या होगा? ये एंजाइम्स एनर्जी से भरे हैं। अब ये क्या करेंगे, ये जाके कोई और जगह अपने आप को एनर्जी से खाली करेंगे। वो कौन सी जगह है? फिर माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों। ये जो एंजाइम्स है दोस्तों, ये इस तरह आकर आप समझ ले कि ये वही माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वही माइटोकॉन्ड्रिया है।
और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड है। और आप लोगों को पता माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर बहुत से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब क्या होगा कि ये जो NADH और FADH2 हमने बनाया है, इसमें ये क्या करेंगे कि ये यहां आकर कुछ रिएक्शंस फर्दर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। इन रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा दोस्तों कि ATP बनती रहेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत से जगहों पर एनर्जी बनाते जा रहे हैं। ठीक है, सो इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या फर्क है, और से यहां पे दोस्तों ग्लूकोज से तो पायरुवेट बना, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बना, थोड़ी सी ATP बनी। ठीक है, यहां पे देखिए ग्लूकोज से पायरुवेट बना, फिर पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला गया। अब एक बात यहां पे समझने में मिला है कि यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है फर्दर, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब जो फर्दर रिएक्शंस हो रहे हैं, आप गौर से देख रहे हैं कि दोनों टाइप के रिएक्शंस, जिसे हम क्रिप्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, ये दोनों रिएक्शंस कहां पे हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हो वहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हो। ठीक है, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बड़ा किरदार होता है। क्या होता है कि यहाँ पे क्रिप्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होके बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करने में मदद देती है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों रिएक्शंस में जो फर्क है वो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, राइट। सो मेरे ख्याल से इस लेक्चर के लिए यहां तक काफी है। या इस लेक्चर में हमने जस्ट रिस्पायरेशन को समझने की, थोड़ी सी समझने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में जब हम स्टार्ट लेंगे तो हम ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करेंगे और बाकी जो स्टेप्स है वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।